हेलो गाइस, आपका वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पर। फिर से एक बार स्वागत है। माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा सा लेट हो गया वीडियो बनाने में। कोई कुछ काम था, अर्जेंट काम की वजह से वीडियो नहीं बना पा रहा था। तो आज हम बात करेंगे सीटीएस एग्ज़ाम के बारे में ही। बट सीटीएस एग्ज़ाम में जो जीएस में जो मेन टॉपिक है, जिसमें बोलते हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के अंदर क्या क्या पढ़ना है होता है और क्या क्या हम पढ़े ज्योग्राफी के अंदर कि हमारा सीटीएस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हो जाए। अगर मैं ज्योग्राफी की बात करता हूँ तो ज्योग्राफी, आप देखते हैं ज्योग्राफी भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज़ द वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, देन सेकंड इज इंडियन ज्योग्राफी, देन थर्ड इज़ द वर्ल्ड ज्योग्राफी। ठीक है, तो ये तीनों पार्ट्स में डिवाइडेड है। अब फिजिकल भी पढ़ना होता है, वर्ल्ड भी पढ़ना होता है, इंडियन भी पढ़ना होता है। फिजिकल में भी काफ़ी कॉन्सेप्ट्स हैं और इंडियन में भी और वर्ल्ड में भी कॉन्सेप्ट्स हैं। हालांकि वर्ल्ड से इतना नहीं पूछता है, बट फिजिकल और इंडियन ज्योग्राफी में से काफ़ी पूछे जाते हैं। तो आज मैं मेनली अब फिजिकल ज्योग्राफी की बात करूँगा। फिजिकल ज्योग्राफी में कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हमें पढ़ने चाहिए, और कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हमें पढ़ने चाहिए, और उनमें क्या क्या कॉन्सेप्ट हमें पढ़ने चाहिए, हमें कितना पढ़ना है उनमें, कितना नहीं पढ़ना है उनमें, ये सब डिस्कस करूँगा। कौन कौन से पॉइंट्स हैं ऐसे और कौन कौन टॉपिक हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं फिजिकल ज्योग्राफी से। हालांकि सारा फिजिकल ज्योग्राफी इस वीडियो में कवर नहीं हो पाएगा, उसके लिए मैं अलग से एक और वीडियो डालूंगा जिसमें बाकी कॉन्सेप्ट जो रह जाएंगे वो उस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तो इस वीडियो में जितना हो पाएगा उतना मैं आपको दे पाऊँगा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं फिजिकल ज्योग्राफी से। तो फिजिकल ज्योग्राफी की बात करता हूँ अगर मैं, तो सबसे पहले बात करूँ फिजिकल ज्योग्राफी, सबसे पहले हमें पढ़ना है वो है फंडामेंटल ऑफ अर्थ। क्या है? फंडामेंटल ऑफ अर्थ का पढ़ना। अब फंडामेंटल अर्थ में क्या क्या पढ़ना है, देखिए मैंने सब नोट करके लिखा हुआ है क्योंकि मेरे सारे कॉन्सेप्ट नोट्स मैंने बनाए हुए हैं इस तरह से। तो आपको मैं बता देता हूँ कि फंडामेंटल ऑफ अर्थ में क्या क्या लिखना है। सबसे पहली बात, हमें एज ऑफ अर्थ पता होना चाहिए, उसका कंपैरिजन सन से। जैसे एज ऑफ अर्थ है 4.6 बिलियन ईयर्स। ठीक है, तो सन की एज कितनी है? 5 बिलियन ईयर्स। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि कंपैरिजन ऑफ सन के अकॉर्डिंग, सन की कंपैरिजन करेंगे तो अर्थ की एज कितनी आती है। उसके बाद हम पढ़ते हैं शेप ऑफ अर्थ, अर्थ की शेप कैसी होती है। हम पढ़ते हैं जियोइड और ऑवलेट स्फेरॉइड, ऐसी क्यों होती है। अर्थ जो है इक्वेटोरियल से हम देखें तो बल्ज है और ऊपर थोड़ा सा फ्लैट है, ऐसा क्यों है, किसके कारण है, ये सब हमें रीजन पढ़ना पड़ेगा। सेकंड, रेडियस क्या है। सेकंड, रेडियस क्या है अर्थ का। ठीक है, अब बात करें पोल रेडियस की, चाहे इक्वेटर रेडियस की, चाहे मीन रेडियस की, तो हमें पता होना चाहिए रेडियस क्या है। मेनली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है इनसे। अब रोटेशन और रिवोल्यूशन आप कॉन्सेप्ट जानते हैं, तो रोटेशन का कॉज और रिवोल्यूशन का कॉज आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा बताऊँ आपको, डिस्टेंस सन से डिस्टेंस कितना है अर्थ का। ठीक है, नियरेस्ट पेरिहीलियन, यानी पास में, सन के पास में कब होती है धरती, और सन से दूर कब होती है। पेरिहीलियन जो पास में होती है इसे बोलते हैं लोग 3 जनवरी को होती है, जब ये कल ही था। और एपीहीलियन जब दूर होती है तो जिसे हम कहते हैं 4 जुलाई। ठीक है, तो नियरेस्ट जब होती है तब डिस्टेंस कितना होता है सन और अर्थ के बीच में? 14,75,00,000 और जब दूर होती है, जब 4 जुलाई की बात कर रहा हूँ अगर मैं, तो डिस्टेंस कितना होता है? 15,25,00,000। ठीक है, अब उसके बाद हमें पढ़ना है पॉइंट इंक्लिनेशन ऑफ एक्सिस, अर्थ एक्सिस। अर्थ कितने झुकी हुई है? 23.5 डिग्री। ठीक है, झुकी हुई है ना, 23 झुकी हुई है इक्वेटर पर। तो हमें उसके बारे में पढ़ना है कैसे कितनी झुकी हुई है। ठीक है, उसके बाद पढ़ना है लेटीट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, और लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड्स का यूज़ क्या है क्लाइमेटोलॉजी में, यानी प्रेशर इफेक्ट में, विंड प्रेशर वेक्टर, ये सब कॉन्सेप्ट हैं, हमें पढ़ने पड़ेंगे। और हमें पढ़ना है सीटीएस के अकॉर्डिंग। अगर हम ये नहीं पढ़ के जाएंगे तो हमारा ही नुकसान होगा ऑफकोर्स। उसका प्राइम मेरिडियन क्या होता है, प्राइम मेरिडियन किन किन देशों से पास होती है। ठीक है, 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड को ही हम लोग वैसे प्राइम मेरिडियन कहते हैं। और प्राइम मेरिडियन 8 देशों से बेसिकली पास होती है, इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, मेल, बुर्किना फासो, टोगो और घना। ये सब 8 कंट्रीज है जिनसे पास होती हैं। अब इन कंट्रीज को आपको याद रखना पड़ेगा नॉर्थ टू साउथ ऑर्डर में। ये जो मैंने आपको ऑर्डर बताया है वो नॉर्थ टू साउथ ऑर्डर ही है, आपको इसी तरह इसी ऑर्डर में आपको याद रखना है। ठीक है, अब अगर बात करता हूँ मैं जियोमॉर्फोलॉजी की। जियोमॉर्फोलॉजी हम की बात करें, उसमें क्या स्टडी करना है। जियोमॉर्फोलॉजी मतलब एक अर्थ की स्टडी कर रहे हैं, अर्थ के इंटीरियर की, अर्थ के एक्सटीरियर की। तो पहले मैं अर्थ के इंटीरियर की अगर बात करता हूँ, तो अर्थ के इंटीरियर में हमें क्या क्या पढ़ना है, हमें अर्थ के बारे में जानना है। सबसे पहले टेम्परेचर। ठीक है, मेट्रॉइड्स क्या होते हैं, मिटियोर्स क्या होते हैं, अर्थक्वेक, वोल्केनोज। ठीक है, ये सब वगैरह पढ़ना है। अब सबसे पहली चीज़ हम पढ़ेंगे डिसकंटिन्यूटी। अब हमने अर्थ की लेयर्स के बारे में पढ़ा हुआ, क्रस्ट, मेंटल और कोर, ये 3 लेयर होती हैं अर्थ की। ठीक है, और इन 3 लेयर्स को डिफरेंट डिफरेंट पार्टों में बांटा जाता है, इनकी कोई बाउंड्री होती है, उन बाउंड्रीज को हम लोग डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। तो डिसकंटिन्यूस के बारे में पढ़ना है, जैसे मोहर डिसकंटिन्यूटी हो गई, लेयर डिसकंटिन्यूटी हो गई, कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी हो गई, ये सब डिसकंटिन्यूस के बारे में पढ़ना पड़ेगा। सेकंड थिंग मैं आता हूँ वॉल्केनोस के बारे में क्या क्या पढ़ना है। तो वॉल्केनोस के बारे में पढ़ना है, वॉल्केनो होते क्या है पहली बात तो। ठीक है, उनके वो फॉर्म कैसे होते हैं, उनके होता क्या है एक्चुअली, लावा क्या होता है, ये सब पढ़ना पड़ेगा हमें। मैग्मा क्या होता है। अब वॉल्केनोस के कुछ पार्ट हैं, जैसे बात करता हूँ वेंट, क्रेटर और कैल्डेरा। वेंट क्या, छोटा सा ओपनिंग होता है जो वोल्केनोज का। क्रेटर ओपनिंग छोटा सा पार्ट, वो बड़ा हो जाता है, वो क्रेटर कहलाता है। और उसका थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा तो वो कैल्डेरा कहलाता है। ठीक है,
अब कुछ इंट्रूसिव रॉक्स होती हैं जो बनती हैं वोल्केनोज से, वो हमें पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद वोल्केनोज में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है वोल्केनोज के टाइप, कैसे टाइप्स होते हैं, एक्टिव वोल्केनोज होते हैं, डोरमेंट वोल्केनोज होते हैं और एक्सटिंक्ट वोल्केनोज होते हैं। अब एक्टिव की अगर बात करता हूँ तो एक्टिव में वो वोल्केनो आ जाते हैं जो अभी भी एक्टिव हैं, कभी भी हो सकते हैं, ठीक है। डोरमेंट में जो अब तक जो वोल्केनो फटे नहीं बट फ्यूचर में फट सकते हैं, एक्सीडेंट में जब तक फटे नहीं हैं और ना ही फटेंगे। तो हमें एक्टिव वोल्केनोज क्या होते हैं, डोरमेंट क्या होते हैं और एक्सटिंक्ट वोल्केनो क्या होता है, इन सब के बारे में पता होना चाहिए। तीसरी चीज़ है कि एक्टिव वोल्केनो कौन कौन से हैं, मेजर एक्टिव वोल्केनो हमें जो याद रखने हैं बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के तरीके से, वो भी हमें पता होने चाहिए। पहली बात तो मैं आपको एक अलग से वीडियो बना दूंगा, उसमें एक्टिव वोल्केनोज, डोरमेंट वोल्केनोज और एक्सटिंक्ट वोल्केनोज के बारे में आपको मैं बता दूंगा कि कौन कौन से हमें याद रखने हैं, कौन कौन से याद रखने हैं, क्योंकि बहुत है वोल्केनोज, हमें सारे याद रखने पड़ेंगे क्योंकि हमारा सीडीएस एग्जाम कुछ भी पूछ सकता है, ज़्यादा फैक्ट्स हमसे पूछता है, इसलिए हमें याद रखने पड़ेंगे। उसके बाद हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्केनोज का डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें हम लोग, तो कहाँ कहाँ वोल्केनोज हैं। पहला सर्कम पैसिफिक बेल्ट, दूसरा सेंट्रल कॉन्टिनेंटल बेल्ट एंड थर्ड इज द मिड अटलांटिक ओशन बेल्ट। यहाँ पे फैले हुए हमारे वोल्केनोज जहाँ मिलेंगे, ज़्यादातर हम वोल्केनोज मिलेंगे, ठीक है। इसमें से ज़्यादातर वोल्केनो, 2/3 वोल्केनो जो हमें मिलेंगे वो सर्कम पैसिफिक बेल्ट में मिलेंगे। इसको हम रिंग ऑफ द फायर भी बोलते हैं, जिसे आप लोग जानते होंगे, ठीक है। ओके, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ने हैं अर्थक्वेक वोल्केनोज के बारे में, जैसे कि हाईएस्ट वोल्केनो कौन सा है, ओजस डेल सोराडो जो कि अर्जेंटीना में है, ठीक है। लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरियन सी किसे कहते हैं, वो कहते हैं माउंट स्ट्रोम्बोली जो इटली में है। ये सब फैक्ट्स हैं, कुछ इन फैक्ट्स की भी वीडियो आपको अलग से बना दूंगा, अगर आप कहेंगे तो आप कमेंट में मेंशन कीजिएगा, मैं आपको इन सब की वीडियोस बना के सेपरेटली दे दूंगा, ठीक है। अब उसके बाद हमें टॉपिक पढ़ना है अर्थक्वेक। अर्थक्वेक में स्टडी ऑफ अर्थक्वेक बात करता हूँ, स्टडी करनी है अर्थक्वेक की, ठीक है। स्टडी ऑफ अर्थक्वेक किसे कहते हैं, सिस्मोग्राफ क्या होता है, आइसोसिस्मिक लाइंस क्या होती हैं, ठीक है। फोकस क्या होता है, हाइपोसेंटर क्या होता है, एपिसेंटर क्या होता है, किस स्केल से मेजर करते हैं, स्केल एक्चुअली दो हैं, रिक्टर स्केल और मर्केली स्केल। इन सब अगर पढ़ना है, रिक्टर स्केल क्या काम करता है और मर्केली स्केल क्या काम करता है, ठीक है। उसके बाद हमें सिस्मिक वेव्स का पढ़ना है, जैसे कि सिस्मिक वेव के अंदर 3 आ जाती हैं, पी वेव, एस वेव और लॉन्ग वेव, जिसे हम सरफेस वेव भी कहते हैं। पी वेव यानी प्राइमरी वेव, एस वेव सेकेंडरी वेव एंड लॉन्ग वेव जैसे थर्ड पार्ट है जो, उसको हम सरफेस वेव भी कहते हैं। फिर अर्थ में वही डिस्ट्रीब्यूशन अर्थक्वेक का, जैसे हमने वोल्केनोज पढ़ा, वही सर्कम पैसिफिक बेल्ट, सेंट्रल कॉन्टिनेंटल बेल्ट एंड मिड अटलांटिक ओशन बेल्ट यहाँ पे, ठीक। इसमें भी सर्कम पैसिफिक बेल्ट में सबसे ज़्यादा वोल्केन और अर्थक्वेक पाए जाएंगे हमारे। उसके बाद हमें पढ़ना है टॉपिक थ्योरी ऑफ जियोलॉजिकल इवोल्यूशन, अर्थ का फॉर्मेशन के बारे में। मेनली 2 थ्योरी सबको पता होती हैं और 2 थ्योरी ही दी गई हैं। कौन कौन सी थ्योरीज हैं वो थ्योरीज हैं, एक तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी और दूसरा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो थी अल्फ्रेड वेंगर ने और जो 1919 में दी गई थी, ठीक है, उसको इतना महत्व नहीं दिया गया था, बट प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी थी उसको महत्व इतना दिया गया है, ठीक है। उसको हेनरी एस ने कमेंट किया था। उसके बाद हमें पढ़ना है ये उसके बारे में पढ़ना है हमें टाइप्स ऑफ प्लेट्स के बारे में। टाइप्स ऑफ प्लेट में पढ़ना है, पहला कॉन्टिनेंटल बेल्ट है, सेकंड इज द ओस, ठीक, ये हो गया। अब प्लेट्स के बारे में पढ़ना है, प्लेट्स कौन कौन सी हैं, कॉन्टिनेंटल प्लेट और ओशियनिक प्लेट्स, ठीक है। कॉन्टिनेंटल प्लेट कौन सी है, ओशियनिक प्लेट कौन सी है, मेजर कॉन्टिनेंटल प्लेट कौन सी है, मेजर ओशियनिक प्लेट्स कौन सी, इन सब के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब मेजर की बात करता हूँ, अगर बात करूँ तो मैं एंटार्क्टिक, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और एग्जाम्पल्स हैं जैसे, और भी हैं, 3 ही हमें याद नहीं रखनी, बहुत सारी याद रखनी है हमें। और मैं अगर माइनर की बात करता हूँ तो जैसे कोकोस प्लेट, नाजका प्लेट, अरेबियन सी प्लेट, ये सब माइनर प्लेट लें सब, तो हमें सब याद रखनी। मेजर माइनर कई हैं, 2-3 नहीं, तो मैंने आपको एग्जांपल दे दिए हैं। उसका तो हमें याद रखनी प्लेट बाउंड्रीज के बारे में। प्लेट बाउंड्रीज जैसे बात कर रहा हूँ, कंस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव एंड कंजर्वेटिव, तीनों के बारे में पढ़ना है, तीनों के बारे में, तीनों क्या होता है, सब कुछ इनके बारे में पढ़ना है, ठीक है। इनसे लैंड फॉर्म्स बनते हैं, कंस्ट्रक्टिव और कंजर्वेटिव, इन सब लैंड फॉर्म्स जो फॉर्म होते हैं उनके बारे में पढ़ना है। लैंड फॉर्म्स जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, माउंटेन्स बनते हैं, ठीक है, प्लेट्यूज बनते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। तो इस वीडियो में आपको मैं ज़्यादा बड़ी वीडियो हो रही है, तो अब तक मैं सिर्फ आपको बताता हूँ लैंड फॉर्म्स के बारे में, माउंटेन्स के बारे में क्या क्या पढ़ना है। तो हमें सबसे पहले माउंटेन्स के बारे में पढ़ना है, माउंटेन होते क्या क्या हैं, ठीक है। माउंटेन्स के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कि फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन, रेजिडुअल माउंटेन, वोल्केनिक माउंटेन, ठीक है। उसके बाद हमें फोल्ड माउंटेन की बात करूँ, क्या क्या पढ़ना है। फोल्ड माउंटेन, मेजर फोल्ड माउंटेन कौन कौन से हैं, बहुत सारे फोल्ड माउंटेन हैं, बट हमें मेजर कौन कौन से याद रखने हैं, और रेंज और उनकी हाईएस्ट पीक कौन कौन सी है, ठीक है। उसके बाद बात करता हूँ कि लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज और उनकी हाईएस्ट पीक की बात करता हूँ। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स उनके बारे में याद रखने हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। जैसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ही मैं एक दो फैक्ट आपको बता देता हूँ, जैसे कि रूफ ऑफ द माउंटेन जिसे बोलते हैं हम लोग, पामीर नोट जो कि तजाकिस्तान में है, और बैकबोन ऑफ द एशिया जिसे बोलते हैं हम लोग, वो है कुनलुन शाह। तो ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, आपसे माफ़ी चाहूँगा। थोड़ा सा अगले वीडियो में बाकी सारे जो बचे हुए टॉपिक्स हैं उनके बारे में बता दूंगा आप लोगों को।
आप इतना याद रखिएगा जितना मैंने इस वीडियो में बताया है, उस एक एक पॉइंट को आप बीच में पॉज करके आप लिख लीजिएगा। और उस पॉइंट्स के बारे में अगर आपको कुछ पूछना हो कि इस पॉइंट में क्या क्या लिखना है, मेजर माउंटेन जैसे बताया मैंने, मेजर वोल्केनोज बताया मैंने, कौन कौन से हैं, कौन कौन से नहीं हैं, डोरमेंट वोल्केनोज, एक्टिव वोल्केनोज, ये सब कौन कौन से लिखने हैं, मेजर कौन कौन से हैं, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा, मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगा। ठीक है, थैंक यू, तब तक के लिए विदा लेता हूँ। जय हिंद, थैंक यू।